स्वदेश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो बजट आने में सिर्फ 48 घंटे का समय रह गया है, लेकिन ठीक उससे पहले रियल एस्टेट को लेकर काफ़ी बज़ है इस बार मार्केट में। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएटर्स और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में भी पैसा डालने वाला रियल एस्टेट ही है। और इस बार हम स्लो डाउन से भी जूझ रहे हैं। बड़ा टफ कॉल हो सकती है, इसलिए एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। हमने आपके लिए यही तैयार किया है। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी होंगे विश्वमोहन, जो आपको ये बताएंगे कि इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं रियल एस्टेट सेक्टर को। एक नहीं बल्कि 5-5, 6-6 उम्मीदें हैं। साथ ही हीरानंदानी से भी बातचीत करेंगे। हीरानंदानी के निरंजन हीरानंदानी जी हमारे साथ होंगे। उनसे हम बातचीत करके थोड़ा आइडिया लेंगे कि ओवरऑल वित्त मंत्री क्या कर सकती हैं, उन्होंने अपनी तरफ से क्या प्रपोजल दिए हैं। आपको याद होगा आज से 1.5-2 महीने पहले वो खुद बाकायदा वित्त मंत्री से मिल के भी आए हैं। जब ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आप एक और सेगमेंट में भी जाएंगे जिसके अंदर हम नॉर्थ के एक रियल एस्टेट कंपनी है निम्बस रियलिटी के सीईओ से बातचीत करेंगे, साहिल अग्रवाल से। वो भी आपको यही बताएंगे कि अफोर्डेबिलिटी को लेकर इस समय सरकार क्या सोच सकती है, क्या हो सकता है। तो ये तीनों मेहमानों से हम करेंगे बातचीत। इसमें से एक रिसर्च एनालिस्ट है मेरे और 2 मेहमान हैं। तो आइए पहले हेडलाइंस के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। बजट में होम बायर्स के लिए आ सकती है अच्छी खबर। होम लोन पर टैक्स बेनिफिट बढ़ाने का ऐलान हो सकता है संभव। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बजट से बड़ी उम्मीदें। इंडस्ट्री का दर्जा और पॉलिसी में बदलाव की दिख रही है मांग। अंडर कंस्ट्रक्शन को भी दिया जा सकता है प्रोत्साहन। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग पर रह सकता है खास फोकस। इंडस्ट्री का अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा बदलने का हो सकता है फैसला। 45 लाख से रेंज को भी बढ़ाया जा सकता है। पूर्वांकरा ने पुणे में नया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पूर्वा एटमॉस्फेयर किया लॉन्च। 10 एकड़ में बनाएंगे 2 और 3 BHK फ्लैट। कीमत रखी है 95 लाख। ब्रिगेड एंटरप्राइज के अच्छे नतीजे। तीसरी तिमाही में मुनाफा 3 गुना बढ़कर 200 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। आय भी 25% बढ़ी है। और तीसरी तिमाही में DLF के दमदार नतीजे आए। सेल्स बुकिंग में 34% का उछाल दिखा। कलेक्शंस भी 24% बढ़े। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हुई हैं बुलिश। और अब मैं अपने साथ अपने सहयोगी विश्वमोहन को भी जोड़ लेता हूं ताकि वो आपको ये बता पाएं कि इस समय सिचुएशन क्या कह रही है, क्या क्या उम्मीदें हैं बजट से। पहले विश्वमोहन से जुड़कर एक बार एक आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या रियल एस्टेट को इस बार सौगात मिल सकती है। बजट को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर की भी इस बार भी काफ़ी उम्मीदें हैं। जो सबसे बड़ी उम्मीद है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर वो है हाउसिंग लोन पर मिलने वाले ब्याज छूट को लेकर और साथ ही प्रिंसिपल रीपेमेंट पर मिलने वाली छूट को लेकर। हालांकि प्रिंसिपल रीपेमेंट को देखें तो 1.5 लाख का जो छूट मिलती है 80C के तहत, उसके साथ बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं। तो लंबे समय से डिमांड है कि इसको अलग किया जाए और हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए एक अलग सा कोई एक सेक्शन में इसे डाला जाए और उसकी छूट के दायरे को भी बढ़ाया जाए। और साथ ही इंटरेस्ट ब्याज पर जो 24B के तहत 2 लाख तक की जो छूट मिलती है, उसमें भी इंडस्ट्री की इस तरह की डिमांड है कि इसके दायरे को भी बढ़ाया जाए। और साथ ही एक डिमांड ये भी रही है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसमें अनलिमिटेड इंटरेस्ट पेमेंट तक का यहाँ पर छूट दिया जाए इनकम टैक्स के अंदर। ये एक बड़ी मांग है, कंज्यूमर्स के लिहाज से ही है। साथ ही एक डिमांड और है हाउसिंग घर खरीदने वाले के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए, जब वो प्रॉपर्टी की बिक्री करते हैं तो उसके लॉस के एडजस्टमेंट का जो दायरा है उसको भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा कंज्यूमर्स के लिहाज से देखें तो अगली डिमांड है स्टैंप ड्यूटी को लेकर। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, ये उनके कानून के तहत आता है, लेकिन कुछ सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टैंप ड्यूटी से जुड़े हुए जिन पर जो टैक्स की दरें होती हैं, स्टैंप ड्यूटी की दरें होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी तय की जाती है। तो वहाँ पर भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। एक बड़ी संभावनाएं हैं इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, क्योंकि 2024 काफ़ी लंबे समय के बाद एक ऐसा साल रहा था जहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड कम हुई और इसके विपरीत लग्जरी घरों की, प्रीमियम सेगमेंट के घरों की प्रॉपर्टी की दाम काफ़ी ज़्यादा से बढ़े भी और उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रही। तो उम्मीद की जा रही है जो एक सीलिंग है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो सीलिंग लगाई गई है 45 लाख रुपए तक के घर को अफोर्डेबल हाउसिंग के कैटेगरी में डाला गया है, उसके दायरे को बढ़ाया जाए और साथ ही उनके
जो स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो तय किया गया है वो दायरा भी बढ़ाया जाए। तो साइज को लेकर और प्राइसेस को लेकर उन दोनों दायरे को बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही एक सबसे बड़ी डिमांड लगातार रियल एस्टेट सेक्टर की रही है, वो है उनको इंफ्रा स्टेटस का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इससे होता क्या है कि सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा और उनको इंफ्रा स्टेटस मिलने से और भी कई सारे टैक्स के इंसेंटिव्स मिलेंगे और जब मुश्किल हालात में भी सरकार से उनको मदद भी दी जाएगी। तो ये कई सारी ऐसी डिमांड है जिस पर इस बार उम्मीद की जा रही है कि बजट में ऐलान हो। देखते हैं किस तरह की उम्मीदें होती हैं। उम्मीद तो हर साल रहती है, लेकिन खास करके ग्राहकों के लिए, जो घर खरीदारों के लिए इनकम टैक्स में होम लोन के इंटरेस्ट रेट पर और साथ ही प्रिंसिपल रीपेमेंट पर जो छूट मिलती है उसके दायरे को बढ़ाने की लगातार मांग है और उम्मीद है कि वो मांग जरूर इस बार पूरी होगी। तो रियल एस्टेट को लेकर बातचीत होगी। निरंजन सर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप सो आपने लंच कर लिया होगा। मेरे को पता लगा आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो आपके कोऑर्डिनेटर्स ने बताया कि सिर्फ मैं 10 मिनट सर से लंच के दौरान ही ले सकती हूँ, तो मैंने कहा आप सिर्फ 10 ही मिनट दिलवा दीजिए, 10 मिनट में हमसे बहुत कुछ ले लेंगे उनसे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। निरंजन सर, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पिछली बार तो आपको एफएम ने काफ़ी खुश किया थोड़ा बहुत, है ना, रियल एस्टेट के लिए सब कुछ ठीक ही था। इस बार क्या उम्मीद करें सर? 2024 के अंदर बाय द वे प्राइजेस भी काफी अच्छे चले हैं। कालरा जी, प्राइसेस तो अच्छे चल रहे हैं, ओवरऑल रियल एस्टेट में तरक्की भी हो रही है, लेकिन कालरा जी एक चिंताजनक बात, बहुत है बड़ी बात हो गई है। वो है कि लास्ट 16-18 महीने में मैं मेरे जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में कम सेल हुआ है। और वो भी कम कितना हुआ है? लगभग 25% आंकड़े कम दिख रहे हैं। मींस ओवरऑल जो सेल नंबर्स हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के कम हुए हैं। ये पहली बार हुआ है पूरे 40 साल प्लस में, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं। तो ये एक चिंताजनक बात है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 12 से 15% आंकड़े बढ़े हुए हैं मिड लेवल हाउसिंग और लग्जरी हाउसिंग में। तो वो वहां बहुत बढ़ोतरी हुई है। एक तो लोग जो हैं वो बड़े घर लेना चाहते हैं, दूसरी बात है कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस उनको पैसे लोन दे रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल के भी लोन्स दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन मिल रहे हैं। तो ये सब पूरा फायदेमंद है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में वित्त मंत्री को कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, आपने सर मेरे दिल की बात छीन ली। मैं आपको बताऊं, मैं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि आपकी पता है आपके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी वायरल हैं सिस्टम पे। उसमें आपने एक टैक्सेशन के बारे में भी बातचीत की थी, वो मैंने कम से कम 10 बार सुना होगा, कम से कम 10 बार सुना होगा। बहुत रियलिटी और बहुत ही अच्छे से आपने सारे टैक्सेशन से पूरे प्रोसेस को समझाया। सर अफोर्डेबल में फिर वित्त मंत्री क्या कर सकती हैं? डेफिनेशन चेंज कर सकती हैं, आपके लोन्स के अंदर रिबेट कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं? अगर आप होते एफएम तो आप क्या करते? इसमें हमने जो सुझाव दिया है वो 3 सुझाव दिए हैं। एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग का क्षेत्र में जो रेडी रेकनर और वो सब जो बढ़ा दिया है, उसके कारण वो रेट जो ओवरऑल 45 लाख तक है उनको 1 करोड़ का करने की जरूरत है। क्योंकि जितने भी आप देखेंगे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, ये सब जो छोटे मकान है उनके भी आंकड़े 45 लाख से ज्यादा हो रहे हैं। तो उसको एक तो बढ़ाने की बहुत जरूरत है। नंबर 2, जो इंटरेस्ट डिडक्शन होम लोन्स के हैं वो लगभग 2 लाख 12 साल से वही फिगर पर हम अटके हुए हैं कि इनकम टैक्स में जो टैक्स रिबेट है वो 2 लाख है। हमने काफी साल पहले एक विनती की थी कि इनको बढ़ा के लगभग 5 लाख तक करना चाहिए सालाना। तो वो एक राहत मिल सकता है और ये जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में हैं उनको वो राहत की बहुत ही आवश्यकता है। तीसरी बात जो है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस लेने की जरूरत है, क्योंकि अब तक क्या हुआ है, जितने भी टाउनशिप्स बन रहे हैं वो शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। इसलिए ये जो मिसमैच हो रहा है उसके कारण काफी फंडिंग और ये सिचुएशन काफी चेंजेस आ रहे हैं।
और चौथी बात है कि जो PMAY स्कीम की है वो लगभग अगस्त 23 में पूरा बंद हो गया था, पूरा हो गया था। अभी उन्होंने फिर ऐलान किया है, उसको तेजी रफ्तार से इश्यू करनी चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में कुछ उसके आंकड़े को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ये 4 सुझाव हमने दिए हैं ठीक है। ये इश्यू के लिए। ठीक है सर, ये होम लोन के फ्रंट पे कुछ और किया जा सकता है? होम लोन के फंड पे जो है आज के तारीख में बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस और वो सब देने को तैयार है, लेकिन उनकी जो RBI की प्रॉब्लम है कि जो लोन्स की रेट्स हैं उसके इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं कर पा रहे। अब 2 साल 2.5 साल पहले देखें तो हमें होम लोन 6.5% पे मिल रहा था, आज के तारीख में 8.5 8.7% पर मिल रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में भी उतना ही वो लोग चार्ज कर रहे हैं। तो जब तक इस पे राहत नहीं होगी वहां वित्त मंत्री नहीं कर सकते, लेकिन RBI को करने की आवश्यकता है। उसमें बहुत ही फर्क पड़ जाता है क्योंकि लगभग 25%, 20 से 25% EMI बढ़ जा रहा है क्योंकि ब्याज का रेट जो बैंक ले रहे हैं और मोस्टली वो PLI से लिंक्ड है। तो वो जैसे ही बैंक बना RBI उसको कम कर देंगी तो वो भी राहत मिल सकता है। तो ये एक अलग बात है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है, ये RBI के हाथ में है और उनको करने की आवश्यकता है। वो भी करने से बहुत ही फर्क पड़ सकता है। निरंजन सर, ये बात तो सारी ठीक है कि जो भी आपने सुझाव दिए हैं हो सकता है 100% सुझाव ना माने जाएं, कुछ पे गौर किया जाए, कुछ पे एक बार छोड़ भी दिया जाए। इससे कहीं डिमांड पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना सर? क्योंकि कंजम्पशन स्लो डाउन हुआ है, ये ऑटो में भी दिख रहा है। अभी आप अफोर्डेबिलिटी का भी बता रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी हुआ है। अभी तो ये एक्सपेरिमेंटल है, मैनेज हो जाएगा, बाद में फिर ये चैलेंज हो जाएगा। आप कितना मानते हैं कि डिमांड का स्लो डाउन हो सकता है अगर जल्दी एक्शंस नहीं लिए गए तो? देखिए कालाची, मैं आपको एक क्लियर स्पष्ट कह सकता हूं कि आज के तारीख में इन्वेस्टमेंट सरकार ने जो 2024 में कम किया उसके कारण ये नेगेटिव इफेक्ट आ रही है, क्योंकि पहले इलेक्शन सेंट्रल की थी, फिर महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में है, तो लगभग 6 महीने ये सिचुएशन आप देखें तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार और स्टेट सरकार, राज्य सरकार जो कर रहे थे वो बहुत ही कम हो गया। उनको अब आज के तारीख में पूरे तेजी से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि इंडिविजुअल जो टैक्स रेट है, आप इंडिविजुअल देखें तो कॉर्पोरेट की टैक्स रेट है 15 और 25%, लेकिन इंडिविजुअल की टैक्स रेट है 36%। तो वो आज के तारीख में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअली जो है वो यहाँ अटके हुए हैं। तो मेरे अंदाज से टैक्स रेट कम करने की जरूरत है, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट की जो एरिया आ रही है, कैपेसिटी टू इन्वेस्ट कम हो रहा है। तो ये दोनों काम करने की आवश्यकता है, वो भी हमने सुझाव दिए है। और तीसरी बात हमने जो सुझाव दिया है वो इंसेंटिवाइज रेंटल हाउसिंग। आज की तारीख में देखा जाए तो अगले साल में 2024 के जो बजट थी उसमें सरकार ने, वित्त मंत्री ने रेंटल हाउसिंग के ऊपर जहां इंडस्ट्रियल वर्कर्स की है उनको राहत दी है। तो वो बेनिफिट आज की तारीख में पूरे रेंटल हाउसिंग को करने की आवश्यकता है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे अमीर से अमीर देश में भी 50% लोग जन्म से मरण तक रेंटल हाउसिंग में रहते हैं और वहां राहत मिलती है। हमें उनको ये फायदा नहीं आ रहा है और सरकार को अब इसमें भी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है निरंजन सर, आपने वो सारे पॉइंट्स ऐसे छेड़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक पॉइंट दिल्ली के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना उन्होंने शुरू किया था, डेट इज कॉल्ड लैंड पूलिंग, कि कुछ लैंड पूल कर दिया जाए, बाद में उसको डेवलपमेंट किया जाए। वो पॉलिसी आई, अच्छे से फ्रेमवर्क भी हुई, बट एग्जीक्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। ये लैंड पूलिंग वाली पॉलिसी को वापस से कर सकते हैं रिवाइव? इसका है बेनिफिट सर? काला जी, लैंड पूलिंग बेनिफिट बहुत ही आवश्यकता है,
क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक दिल्ली का मसला पूरा नहीं होगा। दूसरी बात है, मुंबई का प्रॉब्लम है वो झोपड़पट्टी का प्रॉब्लम है। वहां भी हमें ध्यान देना है कि झोपड़पट्टी के हम पूरे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दिल्ली के हम ये जितने भी अटके हुए हैं वो पूलिंग के हिसाब से भी कम कर सकते हैं। ये दोनों पॉलिसी की जरूरत है। स्लम्स मुंबई जो जो अब धारावी अदानी साहब कर रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी झोपड़पट्टी है उसके ऊपर पूरा ध्यान दे के हम उनका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और वो फायदामंद है, स्टेट को भी फायदामंद है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको भी फायदामंद है, एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली में लैंड पूलिंग के जो एग्जीक्यूशन है, हमें एग्जीक्यूशन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उसका एक मार्ग निकालना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। आपसे 10 मिनट के अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर विद फैक्चुअल डाटा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बजट वाले दिन भी आपसे हम बातचीत करेंगे और आपका एक व्यू पॉइंट लेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बी हेल्दी एंड बी वेल्दी सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बातचीत करेंगे साहिल अग्रवाल से, निम्बस रियलिटी से हैं, और उनसे अफोर्डेबिलिटी और इस बार की बजट एक्सपेक्टेशन उनसे भी जानेंगे।